हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में जो इंजरी होती है और उस इंजरी के बाद विक्टिम को डिसेबिलिटी हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, उस विकलांगता के आधार पर वो कोर्ट से क्लेम कंपनसेशन लेता है। कोर्ट उस क्लेम कंपनसेशन को डिटरमिन करती है, निर्धारित करती है कि इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए कितनी कंपनसेशन होना चाहिए। वो डिसेबिलिटी कैसे होती है, क्या क्या डिसेबिलिटी के पार्ट्स होते हैं, वो कैसे असेस की जाती है और उसका सर्टिफिकेट कैसे होता है, वो सारा टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट कि आपको ये समझ आए कि डिसेबिलिटी क्या होती है, किस टाइप की ये डिसेबिलिटी हो सकती है रोड एक्सीडेंट में, और कोर्ट उस डिसेबिलिटी में क्या ऐसा देखता है जिसकी वजह से कंपनसेशन है वो कोर्ट उसको डिटरमिन करता है। कोर्ट कंपनसेशन निर्धारित करता है डिसेबिलिटी की वजह से, और इसमें पर्टिकुलर लिम्ब की क्या डिसेबिलिटी होती है, होल बॉडी की क्या डिसेबिलिटी होती है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। कोर्ट को जब भी कोई कंपनसेशन पे करना होता है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ, उस रोड में उसकी लेफ्ट लेग की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी लेफ्ट लेग खत्म हो जाती है, उसमें उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको देखते हुए, जिसको आधार मानते हुए कोर्ट है वो कंपनसेशन कैलकुलेट करेगी कि पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए क्या कंपनसेशन निर्धारित किया जाता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिसेबिलिटी होता क्या है, विकलांगता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। डिसेबिलिटी होता है कि जो बॉडी नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी काम करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है एक्सीडेंट इंजरी होने के बाद, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। रोड एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से जो विक्टिम है रोड एक्सीडेंट का, जो इंजर्ड है, वो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह से, वो अपना काम नहीं कर पाता जो कि वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसकी कमाने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या कुछ वो कमा नहीं सकता, या वो लिमिटेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, या बहुत ही कम हो जाती है। तो उस सारे पैरामीटर को हम जो मोटर व्हीकल एक्ट में बोलते हैं वो है विकलांगता या डिसेबिलिटी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। हम इसमें जो डिसेबिलिटी है, हम इसमें जो बाय बर्थ डिसेबिलिटी है उसकी बात नहीं करेंगे, हम जो डिसेबिलिटी है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट है हम उसकी बात करेंगे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह की ये डिसेबिलिटी होती है। मेनली जो कोर्ट कंसीडर करती है वो दो तरह की डिसेबिलिटी कंसीडर करती है कैलकुलेशन करते समय, एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी, दूसरी टेम्परेरी डिसेबिलिटी। अब परमानेंट डिसेबिलिटी में दो पार्ट फर्दर आते हैं, एक तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आती है और दूसरी परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी आ जाती है। परमानेंट मीन्स स्थायी रूप से अगर कोई डिसेबल्ड हो गया तो उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी है। टेम्परेरी डिसेबिलिटी की अस्थायी रूप से, टेम्परेरी तौर पर अगर वो डिसेबल्ड है। तो जो परमानेंट डिसेबिलिटी के दो पार्ट हैं, टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी, बट कोर्ट जो कैलकुलेशन करते वक्त डिसेबिलिटी कंसीडर करती है नॉर्मली वो परमानेंट डिसेबिलिटी ही कंसीडर करती है, उसमें वो पार्शियल डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं लेती। जो परसेंटेज डॉक्टर देता है वो सर्टिफिकेट के ऊपर वो करती है। अब परमानेंट और टेम्परेरी क्या है, क्या डिफरेंस है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जहां पे आप जो विक्टिम है वो कोई काम नहीं कर सकता बॉडीली इंजरी होने की वजह से, एक्सीडेंट की जो बॉडीली इंजरी हुई है एक्सीडेंट की वजह से, उसमें कोई वो काम नहीं कर सकता, टोटल डिसेबल्ड है, उसको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आंखों की रोशनी का चले जाना, उससे बोलने की शक्ति चले जाना, या उसके लिम्स हैं, हाथ पाँव या बाजू हैं, वो कट जाना, तो वो टोटली परमानेंट डिसेबिलिटी है। उसके बाद परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ये एक सेमी डिसेबिलिटी है जिसमें जो पर्सन है, विक्टिम है, वो फुल्ली डिसेबल नहीं होता, सेमी तौर पे डिसेबल होता है। उसमें वो कुछ काम कर सकता है बट वो जो ऑर्डिनरी वर्क फंक्शन है वो नहीं कर सकता, बट कुछ सम एक्सटेंट तक वो काम कर सकता है, और वो अपनी एक्टिविटी वो पार्शियल कैपेसिटी में करता है, फुल कैपेसिटी में वो नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर एक उंगली का कट जाना या खत्म हो जाना, एक टांग का कट जाना या खत्म हो जाना,
उसके एक कान की जो सुनने की शक्ति है वो खत्म हो जाए ना, इसको पार्शियल डिसेबिलिटी कहते हैं। परमानेंट, वो परमानेंट है, अगर उंगली कट गई तो वो दोबारा नहीं आएगी, वो परमानेंट है। बट एक उंगली कटने से उसके बाकी हाथ काम कर रहे हैं तो ये पार्शियल इसको कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद टेम्परेरी डिसेबिलिटी। टेम्परेरी जो डिसेबिलिटी है वो लॉस ऑफ एनी लिम्ब, जो अगर कोई किसी पर्टिकुलर अंग की डिसेबिलिटी हो जाती है बट वो डिसेबिलिटी या वो अंग है वो रिकवरेबल है, तो उसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक हाथ का फ्रैक्चर आ जाता है, एक पाँव का या लेग का फ्रैक्चर आ जाता है, तो इस तरह की जो मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी होती है वो एक्सीडेंट में होती है। जो नॉर्मल एक्सीडेंट हो, सीवियर एक्सीडेंट नहीं होते, उसमें ये नॉर्मल जो होती है, अभी फ्रैक्चर आते हैं लेग का, हाथ का, वो सारे टेम्परेरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पेशेंट है वो कुछ समय बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो रिकवर कर जाता है, तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट नहीं होती। जो एक्सीडेंट केसेस में जो मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी होती है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। लोकोमोटर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो शक्ति होती है हम उसको लोकोमोटर बोलते हैं। ये रोड एक्सीडेंट केसेस में मोस्ट कॉमन होती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है हड्डियों की, बोन्स की डिसेबिलिटी, जॉइंट की डिसेबिलिटी, या मसल्स हैं जो उसके, वो उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो रोक देते हैं। मसल जैसे हाथ की कोई डिसेबिलिटी आ गई तो उसका हाथ पूरी तरह बेंड नहीं हो पा रहा, या वो की चीज़ वो पकड़ नहीं पा रहा, अपने हाथ में होल्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तौर पे जाता है। उसकी बोन की फ्रैक्चर की वजह से कुछ हो गया, उसका जॉइंट काम नहीं कर रहा, उसका वो सब उसकी जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। इसमें जो मोस्ट कॉजेस प्रॉब्लम होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है, जैसे चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, किसी चीज़ को अपने हाथों में पकड़ने में दिक्कत हो, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी की तौर पे जाना जाता है इसको। जो मोस्ट कॉमन जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंट में होती है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्स की बॉडी के ऊपरी हिस्से में जो लोकोमोटर मीन्स की शरीर की मूवमेंट में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि आर्म्स में या हैंड में कोई डिसेबिलिटी होती है तो लोकोमोटर अपर डिसेबिलिटी बोला जाता है। उसके बाद जो डिसेबिलिटी आती है वो लो लिम्ब की आती है, जैसे लेग्स में, हिप में, नी में कोई चलने फिरने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, टॉयलेट में बैठने में दिक्कत, वो सारी चीज़ें लोकोमोटर डोर डिसेबिलिटी है। जो थर्ड होती है वो ट्रंक की डिसेबिलिटी है। ट्रंक में स्पाइन इंजरी की जो डिसेबिलिटी होती है, ये परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट, जो परमानेंट स्पाइन में परमानेंट जो लॉस हो जाता है स्पाइन को, वो इसकी लोकोमोटर की डिसेबिलिटी में आता है। या डिसेबिलिटी इन एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स किसी का हाथ पूरी तरह से कट गया, पैर पूरी तरह से कट गया, टांग पूरी तरह से कट गई, वो सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की एग्जाम्पल के तौर पे आती हैं। अब लोकोमोटर असेसमेंट होती है जो डिसेबिलिटी की, उसके लिए बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले बॉडी का अपर लिम्ब में डिवाइड किया जाता है, जैसे आर्म, शोल्डर और हैंड। जो मिड में आता है, ट्रंक स्पाइन की आता है, वो स्पाइन की जो इंजरी रिलेटिंग होती है वो स्पाइन वाले को उसको ट्रंक की जो बोलते हैं। जो थर्ड पार्ट आता है बॉडी का उसको लोअर पार्ट बॉडी बोलते हैं, जैसे कि लेग्स, फूट, ये नी की जो डिसेबिलिटी है इसको लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी के तौर पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जानता जाता है। अब हम सब जानते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक 100% फंक्शनैलिटी होती है, उसका अपना 100% वो काम करता है। अगर एक हाथ है या एक बाजू है तो वो बाजू पूरी तरह से काम करेगा, वो अपना 100% फंक्शन करेगा। एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या वैलिडिटी है या प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट है वो क्या है? कोर्ट को डिसेबिलिटी सेस करने के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कोर्ट के सामने हमें रखना पड़ता है अगर हमने डिसेबिलिटी की कंपनसेशन लेनी है। जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा, डॉक्टर द्वारा इशू किया जाता है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 5 साल उस सर्टिफिकेट के लिए होती है जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हमने देखा कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। टेम्परेरी में भी सर्टिफिकेट बन जाता है बट उसमें पीरियड लिखा जाता है कि ये रीसेस होगी 5 साल बाद, या जो भी उसमें लिखा जाता है, तो उसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। और जो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो जो इंजर्ड है उसकी लाइफ लॉन्ग, जो उसकी लाइफ तक है, वो उसको वैलिड होता है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो हमेशा परसेंटेज में ही इशू किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उस सर्टिफिकेट को बेस बना के कोर्ट ये
डिटरमिन करती है, ये निर्धारित करती है कि उस सर्टिफिकेट को, इंजरी को देखते हुए जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है इंजर्ड की, वो कितनी लॉस हुई है, कितनी खत्म होगी उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है। अब ये डिसेबिलिटी सेस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक गाइडलाइन इश्यू करी गई थी जून 2001 में, जो कि गजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 डेटेड 13 जून 2001 में है। इस गाइडलाइन के मुताबिक ही डॉक्टर को डिसेबिलिटी असेस करनी है, जिसमें इस गाइडलाइन में क्या डिसेबिलिटी होगी, कैसे होगी, कौन से प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, वो सारा कुछ इस गाइडलाइन में दिया गया है। इसी गाइडलाइन के मुताबिक ही डॉक्टर डिसेबिलिटी असेस करेगा, वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकता। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइन कहती है कि एक मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें 3 मेंबर होंगे, जिसमें एक जो मेंबर होगा, डॉक्टर होगा, वो स्पेशलाइज्ड होगा, जो कि असेस कर सके लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन के केस वाला जो डॉक्टर होगा वो उसमें एक होगा। तो जो इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो गाइडलाइन में दिया गया है, जिसमें आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, उसका नाम जो इश्यू कर रहा है, सर्टिफिकेट नंबर आएगा, डेट आएगी, उसके बाद लिखा जाएगा सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें लिखा जाएगा कि सर्टिफाई दैट मिस्टर सो एंड सो, जो उसका नाम है, उसके फादर का नाम, एज, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कि लिखा जाएगा कि फिजिकली डिसेबल्ड है, कितना है स्पीच हियरिंग और कितनी परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करी जाएगी, कितनी परसेंटेज है और उसके किस पार्ट को, बॉडी है, लोअर लिम्ब को, लेफ्ट को, अपर लिम्ब को, उसकी डिसेबिलिटी है वो किस, ये यहाँ पे लिखी जाएगी। इसमें स्ट्राइक किया जाएगा कि जो नॉन प्रोग्रेसिव है, डिसेबिलिटी टेम्परेरी है, कितने टाइम बाद, इसमें लिखा जाएगा कि कितने टाइम बाद वो असेस होगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ इसको ब्लैंक करके क्रॉस कर दिया जाएगा। तो नीचे तीनों डॉक्टर के साइन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पेशेंट का थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जैसे भी है, उसके बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल का, उसकी काउंटर साइन और सील आ जाएगी। इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइड फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें वो डिसेबिलिटी शो कर रहा है अपने लिंक, अपने पार्ट की या बॉडी की, जिस भी पार्ट की है उसको दिखाते हुए वो फोटो है, उसके ऊपर डिसेबिलिटी की फॉर्म के ऊपर ये लग जाएगी। तो ये डिसेबिलिटी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डिसेबिलिटी का। हम इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे सो दैट कि हमें जो कंपनसेशन कैलकुलेशन है वो हो जाए। अब जो कंसेप्ट है कंपनसेशन डिसेबिलिटी का, कोर्ट जो कंसेप्ट लेती है कि फंक्शनल डिसेबिलिटी, होल बॉडी और पर्टिकुलर लिम्ब, तो ये 3 पर्टिकुलर और ये मोस्ट कॉमन और पॉपुलर टर्म्स हैं, ये जो कोर्ट में असेसमेंट के टाइम पे यूज होती हैं। व्हाट विल बी द कंपनसेशन अमाउंट फॉर डिसेबिलिटी, कंपनसेशन का कितना पैसा होगा डिसेबिलिटी के ऊपर। नॉर्मली कोर्ट क्या करती हैं, जो डॉक्टर डिसेबिलिटी देता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने 20% डिसेबिलिटी दे दी, कोर्ट ने 20% के ऊपर मल्टीपल मेथड लगाया, उसके ऊपर इनकम लगाई और उसको डिसेबिलिटी को वो अमाउंट कंपनसेशन कैलकुलेट करके दे दिया। ये की रॉन्ग मेथड है, इससे तरह से डिसेबिलिटी कैलकुलेशन नहीं होती कोर्ट में। कोर्ट को ये देखना है कि जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दी गई है उससे उसकी जो जॉब है विक्टिम की, उसके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है। अगर 20% दी गई है डिसेबिलिटी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20% के साथ कैलकुलेशन हो जाएगी। कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि उस 20% के साथ उसकी जो जॉब है, उसकी काम करने की या अर्निंग कैपेसिटी है, वो कितनी लॉस हुई है। ये कोर्ट का काम है देखने का। जो सर्टेन कंसेप्ट है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, कोर्ट उसको ध्यान में रखेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी कंसेप्ट को 1 बाय 1 है वो क्लियर करेंगे, बट फंक्शनल डिसेबिलिटी का मेन कंसेप्ट है। अब जो फंक्शनल डिसेबिलिटी या लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं, तो फंक्शनल लिमिटेशन मींस कि जब बॉडी के फंक्शन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसमें चलने फिरने की, मेंटल जो फंक्शन रेंज है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है अपने फंक्शन, उस फंक्शन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और जो डॉक्टर डिसेबिलिटी असेस करता है वो परसेंटेज में करता है, तो वो जो परसेंटेज में करता है वो पर्टिकुलर लिम्ब की करता है या ऑर्गन की करता है। मीन्स कि अगर वो पैर की या बाजू की डिसेबिलिटी असेस कर रहा है तो वो 20% अगर डिसेबिलिटी दे रहा है तो मीन्स वो पूरे बाजू की डिसेबिलिटी 20% दे रहा है, ना कि पूरे शरीर की। उसका पूरा शरीर, बाकी के जो लिम्ब बचे हैं या उसकी बॉडी बची, उसका मेंटल, उसकी वो सारी चीजें वो एज इट सही है, बट जो उसकी 20% डिसेबिलिटी दे रहा है वो उसकी बाजू की डिसेबिलिटी दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डॉक्टर 20% लोअर लिम्ब की, राइट लेग की डिसेबिलिटी देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो
राइट लेग है वो 20% डिसेबल्ड है उस लेग के प्रति, ना कि पूरे शरीर के प्रति वो डिसेबल्ड है 20%। अब जो डिसेबिलिटी टू होल बॉडी और पर्टिकुलर क्या है, जो परसेंटेज है, ये क्वेश्चन क्लियर करना है कोर्ट को कि जो परसेंटेज है वो पर्टिकुलर लिम्ब की है या फिर वो होल बॉडी की है। ये क्वेश्चन है डॉक्टर के द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में या कोर्ट के द्वारा, अगर वो कोर्ट में आता है एविडेंस देने के लिए तो उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये डिसेबिलिटी है वो पर्टिकुलर लिम्ब की है या होल बॉडी की है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो परसेंटेज डिसेबिलिटी वो दे रहा है वो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी भी सेम ही हो। ये अलग अलग पर्सन की जॉब के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे एक 20% डिसेबिलिटी है, पाँव की या लेग की डिसेबिलिटी है एक क्लर्क के लिए जो कि सिटिंग जॉब करता था एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद भी उसकी सिटिंग जॉब है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना कम नहीं होगा जितनी कि उस पर्सन की जो कि ड्राइवर है। जो डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा एक्सप्रेस की जाती है होल बॉडी या पर्टिकुलर लिम्ब के तरह, तो वो जो रेफरेंस होता है वो पर्टिकुलर लिम्ब का है या होल बॉडी का है, ये डॉक्टर को क्लियर करना पड़ेगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी होल बॉडी और पर्टिकुलर लिम्ब की। जब एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जो इंजर्ड है वो परमानेंटली डिसेबल्ड है 45%, लेफ्ट लोअर लिम्ब, उसका जो लेफ्ट लोअर लिम्ब है मतलब टांग उसकी 45% डिसेबल है, वो 45% परमानेंट पूरे शरीर की नहीं है। अब फर्दर इसको क्लियर करते हैं कि जो 45% डिसेबिलिटी है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी 45% खत्म है, वो 45% काम नहीं कर सकती। अगर वो एक्सप्रेस किया जाता है कि ये जो 45% है ये पर्टिकुलर लिम्ब की है जो परसेंटेज में दी गई है, तो वो पूरे शरीर की नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देते हैं कि 60% परमानेंट डिसेबिलिटी है राइट हैंड की है, 80% डिसेबिलिटी वो लेफ्ट लेग की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बॉडी की 140% हो जाएगी, सारी बॉडी की 100% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अगर डिफरेंट पार्ट के जो बॉडी है, हमने जैसे देखा कि डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, तो सारी की होल बॉडी 100% से एक्सीड नहीं कर सकती। अब लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, उसकी कमाने की क्षमता में क्या हानि हुई है, क्या उसकी लॉस ऑफ क्षमता है वो क्या कहाँ कम हुई है। अगर एक ड्राइवर है वो 60% डिसेबल्ड है, उसकी एक लेग है वो 60% डिसेबल्ड है, तो उसकी डिसेबिलिटी 100% हो जाएगी क्योंकि उसको गाड़ी चलाने में उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर वो कभी नहीं कर पाएगा। बट अगर एक क्लर्क की 60% डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% डिसेबल है। तो अब लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट के पास 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में कोर्ट ये निर्धारित करेगी कि क्लेमेंट परमानेंट डिसेबिलिटी के बावजूद कौन सी एक्टिविटी कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता। और दूसरे स्टेप में कोर्ट ये देखेगी कि उसका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या नेचर ऑफ वर्क एक्सीडेंट से पहले क्या था और उसकी एज क्या है। इन दोनों स्टेप होने के बावजूद जो थर्ड स्टेप है वो उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कोर्ट निर्धारित करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी राजकुमार वर्सेस अजय कुमार, 2011 की ये जजमेंट है, जहां पे जो क्लेमेंट है वो चीज वेंडर था और उसकी डिसेबिलिटी 45% थी, लेफ्ट लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी थी, होल बॉडी की नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो डिसेबिलिटी है ये इसको चीज वेंडर का काम करने से नहीं रोकती। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो फंक्शनल डिसेबिलिटी थी उसको 45 से 25% कर दिया और उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 20% कर दी। तो उसकी जो मल्टीप्लायर मेथड के साथ कैलकुलेशन 20% के साथ ही होगी। अब जो कुछ और एग्जांपल हैं डिसेबिलिटी, फंक्शनल डिसेबिलिटी के तौर पे, जैसे कि माल यूनियन का फ्रैक्चर है, माल यूनियन मींस की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। अगर माल यूनियन का फ्रैक्चर लोअर लिम्ब का और साथ में स्टिफनेस भी है, नी की स्टिफनेस है एक प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ, तो वो कंप्लीटली गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए अनफिट है, उसकी 100% डिसेबिलिटी होगी। ना तो वो गाड़ी को ब्रेक दबा पाएगा, ना उसका क्लच दबा पाएगा, ना रेस, वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो इसी तरह एक कारपेंटर का अगर हाथ कट जाए तो उसकी हाथ की 100% जो है वो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर कारपेंटर के हाथ कट जाते हैं तो वो 100% डिसेबल्ड है, वो कारपेंटरी का काम नहीं कर सकता, तो जिसका स्किल्ड जॉब है, तो उस केस में उसकी 100% डिसेबिलिटी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पे अगर पटिशनर की 85% डिसेबिलिटी आ गई और वो एग्रीकल्चर है,
होटल रन कर रहा है, उसकी 100% डिसेबिलिटी लेने की बजाय अगर एक्सीडेंट के बाद वो प्रूव हो जाता है कि उसने आर्टिफिशियल लिम्ब लगा लिया और वो विदाउट किसी हेल्प के यहाँ वहाँ मूव कर सकता है और अपना जो एग्रीकल्चर वर्क है वो किसी हेल्पर के थ्रू मैनेज कर रहा है, तो इसकी डिसेबिलिटी 100% डिसेबिलिटी नहीं ली सकती। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था, ये डिसेबिलिटी का कंसेप्ट था। सो होप आप सभी को ये कंसेप्ट है वो समझ लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।